कि ऐसी क्या जिद थी कि जो आपको जेआरएफ क्रैक करना ही है? कि मुझे एमकॉम के बाद बैठ के ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँ आगे। बच्चों को भी देखा है कि एग्जाम से पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब ये जानबूझ के नहीं होता, बेसिकली एक खूबिया होता है। फिर मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि देखूँ मैं किस पोजीशन पर हूँ। हाय दीक्षा, तो सबसे पहले मैं आपको पहली बार में हालांकि आपने अपनी सक्सेस का जो स्टोरी लिखा है ना अपने हाथों, तो वो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से, मैं अपने तरफ से आपको बहुत 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 ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ आपकी ये बेहतरीन जर्नी। तो सबसे पहला जो सवाल है दीक्षा, आप मेरे क्योंकि आपको ना ये जो इंटरव्यू है आपका केवल इंटरव्यू नहीं है, राइट? ये जो इंटरव्यू है इससे इसको बहुत लोग देख रहे होंगे एंड बहुत लोग आपसे ये सीखेंगे कि हाँ भाई हमारी ऐसे जिद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो हमारा जो थंबनेल भी होगा बिल्कुल आपके जिद के अकॉर्डिंग है कि आपकी ऐसी क्या जिद थी कि जो आपको जेआरएफ क्रैक करना ही है। मुझे इनफैक्ट आप 2-3 अटेम्प्ट भी नहीं दिया है आपने। आपसे मेरी बात होती थी और आपने बोला था कि सर करना है तो एक ही बार में करना है, अदरवाइज मैं एकदम नहीं करूंगी। तो ऐसी क्या जिद थी वो आप प्लीज एक बार खुल के बताइए कि जिद क्या थी आपकी? सर सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जी। मेरा नाम दीक्षा कश्यप है और मैं धनबाद झारखंड से हूँ और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाइड किया है 99.84 परसेंटाइल से। हाँ, ये मेरा जिद था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है जेआरएफ, क्योंकि मुझे एमकॉम मैं कर रही थी और मुझे था कि मुझे अपीयरिंग में ही जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ताकि मुझे एमकॉम के बाद बैठ के ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँ आगे, या फिर मुझे ड्रॉप ना लेना पड़े, क्योंकि उससे प्रेशर और ज़्यादा माइंड पे हो जाता है कि मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, मैं खाली बैठी हुई हूँ। तो मुझे इस प्रेशर से बचना था। मुझे था जितना प्रेशर लेना है अभी ले लो, जितना दिन रात एक करना है, जितना लेबर करना है अभी ही ले लो, ताकि बाद में ये प्रेशर ना झेलना पड़े। और मेरी मम्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, उन्होंने भी कहा कि जो अपीयरिंग में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, जब आप उस चीज़ को 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप एक-एक कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर हो। सब्जेक्टिव आप मतलब उस चीज़ को अटेंड कर रहे हो, तो उस वक़्त जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, वो आपका ड्रॉप लेने के बाद उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। तो सर यही था कहीं न कहीं जुनून कि मुझे एमकॉम खत्म होते ही करना है। अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा दीक्षा, जनरली हम ये देखते हैं जो कि हमारा पैटर्न है बेसिकली, कोई मास्टर करता है या कोई एमबीए या एमकॉम करता है तो जनरली हम प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना? कि हमें किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाएगी या हम जनरली जॉब की तरफ देखते हैं। तो आपका क्या मोटिवेशन था? आपने कैसे सोचा कि हमें नेट जेआरएफ ही करना है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आप पीएचडी की तरफ रुख करोगे, उसके बाद आपकी जो जर्नी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, राइट? तो आपने क्या कब सोचा, कैसे सोचा कि मुझे नेट जेआरएफ ही करना है बेसिकली? यस सर। सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग जॉइन किया था, उसमें मैं एज़ अ फैकल्टी पढ़ाती थी। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस प्रोफ़ेशन में बहुत मतलब अच्छा लगता है, मैं इसमें अपना फुल डेडिकेशन देती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बहुत मानते थे। तो उस वक़्त मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैं अपनी मम्मी को भी देखती थी कि जितना रिस्पेक्ट उनको मिलता है और जितना वो वर्क एंड लाइफ़ को बैलेंस कर पाती हैं, वो किसी और प्रोफ़ेशन में नहीं है। तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। और जब मैं एमकॉम कर रही थी, तब पहली बार मेरी मम्मी ने नेट का बारे में मुझे बताया। मैंने उनसे यही पूछा था कि एमकॉम करने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ? जी। तो मम्मी ने बोला था तुम नेट एग्ज़ाम दे सकती हो, प्रोफ़ेसर बन सकती हो। तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे बहुत अच्छे से एमकॉम पढ़ना है, सारे सिलेबस को, क्योंकि यही मुझे हेल्प करेगा आगे की जर्नी में। तो अच्छा, तभी मैंने सोच बेसिकली लिया था। आपकी आपकी मम्मी ही हैं आपके जो भी बाहुबली कह लीजिए या मार्गदर्शक कह लीजिए, है ना? तो सबसे पहले तो मैं आपके माता जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो कि आपको इतना प्रॉपर गाइड करी। हम तो देखो बाद में आते हैं, है ना? हम तो बाद में आते हैं, लेकिन जो पहला गाइडेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही होता है, राइट? तो सबसे पहले तो मैं उनको भी थैंक यू बोल देता हूँ, आप जरूर उनको बोलना एक बार। ठीक है। यस सर, ज़रूर। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि देखो, क्योंकि एक बहुत बड़ी जर्नी होती है ना? नेट जेआरएफ ये सबकी एवरीवन नॉट अप ऑफ टेक, सबके बस की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी जो दिसंबर वाले बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनके सामने चैलेंजेस बहुत आते हैं। फेस्टिव सीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है, दुर्गा पूजा दिवाली आ जाता है,
बेसिकली आप जो जून वाले बच्चे होते हैं उनके लिए होली भी आता है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी हम भाई डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे आपका अप्रोच क्या था बेसिकली? सर सेमेस्टर 3 एग्जाम के बाद जो अप्रैल में था, उसके बाद मैंने पहली बार नेट एग्जाम का फॉर्म भरा, और फॉर्म भरते ही मुझे था कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में निकालना है। फिर मैं पूरी दुनिया से कट गई थी। मैंने दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि कॉलेज का भी वर्क होता था, प्लस सेमेस्टर 4 में डिसर्टेशन भी बनाना था। तो मैं पूरी दुनिया से कट गई थी, कोई फेस्टिवल हो, कोई गेस्ट हो, मैं सबसे कट गई थी। मुझे था जिसको जो सोचना है सोचे, बट मेरे पास टाइम नहीं है अभी। जो है मैं सारा कुछ एंजॉय करूंगी, लेकिन कुछ अचीव कर लूँ पहले। तो मुझे वो सब कुछ भी नहीं दिखता था, कोई फेस्टिवल, कोई गेस्ट, कहीं जाना आना, कुछ भी नहीं। मुझे बस एक ही चीज दिखता था कि मुझे क्वालिफाई करना है नेट जेआरएफ। तो जैसा कि बड़े बुजुर्ग या हम भी कह चुके हैं कि देखो भाई, पढ़ाई सेक्रीफाइस मांगता है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो आपने भी सेक्रीफाइस वो किया हुआ है, राइट? हम ये कह सकते हैं, है ना? यस सर, बहुत सेक्रीफाइस किया सर। अच्छा, ये बताओ दीक्षा, आप कि जो एग्जाम में हम बार बार बोलते रहते हैं, हम तो बच्चे को बस बताते ही हैं कि एग्जाम में आपके पीवाईक्यूज, आपके मॉक टेस्ट कर लो, ये बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द रिलेवेंसी ऑफ दीज एस्पेक्ट, लाइक पीवाईक्यू करना, मॉक टेस्ट देना, क्या रिलेवेंसी है इसकी? यस सर, बिल्कुल सर। जब मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिलेबस देखा मैंने नेट का, तो मुझे लगा इतने कम टाइम में इतना सिलेबस, पेपर 1 एंड पेपर 2 करना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा बुक लूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब ओपन करते ही मुझे टेक्स्ट बुक का आपका सर शुभम सर का वीडियोस दिखा सबसे पहले। फिर मैंने उन वीडियोस को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर लूंगी यार इनके साथ। तो अच्छा, फिर मैं आपके वीडियोस को फॉलो करती रह गई, आपके सारे वीडियोस, आपके मैराथन, सब कुछ, प्रियंका मैम के भी, कनिका मैम के भी। मैं टेक्स्ट बुक के साथ एक तरह से जुड़ गई, और मैं एकदम उसके सारे वीडियोस सब कुछ फॉलो करती रहती थी। मैराथन लेते थे आप, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सबसे पहले आंसर करूँ। सर आपको याद ही हो शायद, सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करती थी, ताकि मेरा स्पीड भी मेंटेन रहे। उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, कि देखूं मैं किस पोजीशन पर हूँ, और कौन सी एरियाज मेरी वीक है जिस पे मैं वर्कआउट कर सकूं। तो फिर वो मुझे बहुत हेल्प किया। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, अल्टीमेट। वो एकदम एग्जैक्ट जो रिजल्ट आता था ना, नेट एग्जाम देखिए एग्जैक्ट रिजल्ट मुझे मिला है उससे। क्या मॉक टेस्ट था सर, मानना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का। तो मैं रोज का मेरा फिक्स था कि एक पेपर 1 और एक पेपर 2 का तो मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो ये तो आपका कुछ ऐसा था क्या कि हम पूरे दिन में, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर 1 पेपर 2 की, तो क्वेश्चन आपका क्या था कि पहले किस तरीके से बेसिकली आप तैयारी कर रहे थे? आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बता दीजिए एक बार अपनी। यस सर, पहले था मुझे सर, क्योंकि मैं कॉमर्स से करती आ रही हूँ, एमकॉम से, तो पहले मैं पेपर 2 को करूँ, उसके बाद मैं पेपर 1 पे जाऊँ। क्योंकि पेपर 1 बेसिकली बहुत सारे यूनिट्स तो बेसिक से होते हैं, तो वो कर भी लेता है कोई। तो इसीलिए मैं पहले पेपर 2 पे ही गई। जब पेपर 2 मुझे लगा कि हाँ मेरा 70% हो गया, तब फिर मैंने पेपर 1 पे ध्यान देना स्टार्ट किया। वो भी मैंने यूट्यूब वीडियोस, टेक्स्ट बुक के, उससे ही स्टार्ट किया। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कुछ यूनिट मुझे बहुत टिपिकल लगता था, तो वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा, क्योंकि कोई बुक से वो सीखना इम्पॉसिबल है। तो वो बहुत हेल्प किया यूट्यूब वीडियोस, बहुत ज़्यादा सर। आप लोग का बहुत ज़्यादा सर इसमें क्रेडिट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और एग्जाम के आपकी 1 महीने की पहली स्ट्रेटेजी क्या थी वैसे? आपका जैसे प्रॉपर मिलता है तो 5 महीने में ऑलमोस्ट, उससे पहले ही हम एग्जाम का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? तो यस 1 महीने पहले और 10 दिन की पहले की स्ट्रेटेजी, जैसे 10 दिन जैसे जैसे आता है ना कि मन में धड़क बढ़ने लगती है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो 1 महीने की स्ट्रेटेजी और 10 दिन की स्ट्रेटेजी आप प्रॉपर एक बार बताएं अपनी। सर, ये मेरी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई। पहले मैंने जून 18 का एग्ज़ाम दिया, उसके लिए मैं फुल कॉन्फिडेंट थी। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया, बट अनफॉर्च्यूनेटली एग्ज़ाम कैंसल हो गया। फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी मुझे लग रहा था कि सीबीआई इंक्वायरी बैठी है, तो मे बी रिजल्ट रिलीज़ हो जाए। तो मैं उधर से अपना ध्यान हटा के और मेरे एमकॉम 4th सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मुझे लगता था रिजल्ट आ ही जाएगा, बट हुआ ऐसा कि रिजल्ट आया नहीं, री एग्ज़ाम की डेट आ गई। और मेरा एमकॉम का फाइनल एग्जाम और यूजीसी नेट का एग्जाम दोनों टैली हो गया। अब मैं टाइम नहीं दे पाती थी नेट के लिए, सिर्फ मैं आपके मैराथन्स देखती थी।
वीडियोस देखती थी, जो भी मेरे पास टाइम बचता था, और रिवीजन करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में बैठाऊं, ताकि मुझे ऑप्शन देख के कंफ्यूजन ना हो कि अरे ये होगा या ये होगा। जो पढ़ा है वो एकदम फिक्स रहे मेरा। तो वो उसके लिए मैं सिर्फ रिवीजन करने लग गई 1 मंथ पहले, और सिर्फ मैराथन सर, और आपकी वीडियो जो भी आप लोग साथ साथ डेली जो लाते थे सब कुछ। तो बस वही था मेरा। और साथ में मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम के डेट और नेट एग्जाम के डेट साथ में ही पड़ गए। तो मैंने फिर दोनों एग्जाम साथ में ही दिया था। टाइम मैंने अपने एचओडी मैम से बात करके टाइम मैनेजमेंट किया, और पहले नेट का एग्जाम दी, फिर मैं कॉलेज जाके प्रैक्टिकल एग्जाम दी। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था सर। और आपका मैराथन में देखी थी 1 डे पहले, पूरे 4 आवर्स का आपका मैराथन था, जिसमें मैं 90 के साथ। यस सर, यस सर, वो बहुत अच्छा लगा सर। उसमें मैं बिल्कुल बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश कर रही थी, और मुझे था कि मुझे सबसे पहले आंसर देना है, और कॉन्फिडेंस लेवल सर बहुत अच्छा था उस वक्त। अच्छा, नहीं तो आपने जो किया है ना वो इतिहास के पन्नों में बेसिकली दर्ज करने वाला चीजें हैं। तो आप ये बताओ दीक्षा की जैसे एग्जाम हॉल में आपके सामने क्या चैलेंजेस थे? एग्जाम हॉल में जो भी बच्चे होते हैं किसी को थोड़ा फोबिया होता है, राइट? हमने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है कि एग्जाम से पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मतलब ये जानबूझ के नहीं होता, बेसिकली एक फोबिया होता है। तो आपको अगर प्रेशर देखो, कहीं ना कहीं कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डर लगता ही है, गला सबका सूखता है, राइट, है ना? तो सर मुझे आपको क्या लगा? हाँ। सर मुझे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद तो मैं पढ़ने नहीं वाली इसके लिए। तो मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा था, इसके लिए करना ही है। और सीबीटी मोड में पहली बार मैं एग्जाम दे रही थी, वो भी 3 आवर्स का। तो मैं बहुत ज्यादा थोड़ा नर्वस थी। बट जैसे ही मेरे सामने पेपर ओपन हुआ, बस सब कुछ साइलेंट हो गया, और मैं और सिर्फ मेरा पेपर। मेरा ये था कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, बहुत टाइम टेकिंग था। तो पहले मैंने यही सोचा था कि अपने टाइम को मैनेज करके चलना है, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में मेरे पास टाइम ना बचे। तो उस प्रेशर को मैंने कैसे हैंडल किया, और देखते देखते 3 आवर्स फिनिश हो गया था, मेरा एग्जाम हो गया था सर। तो जैसे अभी इसके पहले आपने एक साथ दोनों एक्सपीरियंस किए थे दीक्षा, है ना? ऑफलाइन भी किया, ऑनलाइन में किया, है ना? हालांकि ऑफलाइन तो अब इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा एग्जाम है, 84 सब्जेक्ट में नेट कराना नॉट अ बिग डील, है ना? तो क्या आप डिस्क्रिपेंसी, क्या आप डिफरेंसेस बता कर पाए कि ऑफलाइन ज्यादा सही था कि ऑनलाइन ज्यादा सही था? सर मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन ज़्यादा सही था, क्योंकि सीबीटी में स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था डीआई में और पैसेज में। और कॉमर्स का पेपर 2 का इस बार पैसेज भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो उसमें स्क्रॉलिंग में बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा था, और टाइम भी बहुत कम था, तो मुझे ऑफलाइन ही अच्छा लगा था। अच्छा अच्छा। तो जैसे पेपर 1 और पेपर 2 होता है ना? तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या था? व्हाट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, पेपर 1 और पेपर 2? सर दोनों ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने दोनों पे इक्वल फोकस किया था। बट मैंने पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा खुद का सब्जेक्ट था। तो और पेपर 1 में क्या सरप्राइज मिलता है, कभी कुछ क्वेश्चन कभी कुछ। तो मैंने पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट किया था, और मेरे मन में था कि लास्ट के 50 मिनट्स तो मुझे पेपर 1 के लिए रखने ही रखने हैं। तो फिर पेपर 1 के लिए मेरे पास 40 मिनट्स बचा था लास्टली, तो मैंने उस 40 मिनट्स में ही पूरा पेपर 1 कंप्लीट किया। 40 मिनट्स में, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बेसिकली, बहुत ये बड़ी बात है ना? क्योंकि आप पहली बार, मैं आप अपने ऑडियंस को फिर से बता देता हूँ कि दीक्षा जो है वो पहली बार में कॉमर्स में अपनी जीआरएफ अचीव कर चुकी हैं। तो बेसिकली आप थंबनेल भी देख सकते हो हमारा कि जिद है तो जीआरएफ है, ठीक है? तो दीक्षा आप ये बताओ कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस में रहते हैं, राइट? हम ये नहीं बोलते हैं, अब देखो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस भी यही दिक्कत होती है। मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूँ कि देखो भाई, पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल भी इंग्लिश मन नहीं करो, ठीक है? पेपर 2, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर 2 बोलते हैं कि सर मैं पेपर 2 कर ले जाऊंगा, पेपर 1 कुछ कुछ हम कर ले जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चों को क्या करनी चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ कि पेपर 1 पेपर 2 इक्वली इन पे फोकस करनी चाहिए कि क्या सर करना मुझे मुझे ये बात तब समझ आया जब मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देने लग गई। तो मुझे लगा कि दोनों में ही स्कोर करना बहुत जरूरी है। चाहिए? तब मुझे ये समझ आया था, और फिर मैंने पेपर 1 में भी बहुत टाइम दिया, बहुत मैंने उसमें भी प्रैक्टिस किया, ताकि दोनों मेरा बैलेंस हो जाए। और फिर मैंने दोनों में ही इक्वली एफर्ट किया, सिर्फ पेपर 2 या सिर्फ पेपर 1 में करने से ये जेआरएफ तो नहीं क्वालिफाई हो सकता है सर। हम्म, हम्म, हम्म।
और क्या आपका पे पेपर फोकस में करना जैसे ऐसा होता है कि आप एमकॉम कर रहे हो, एमकॉम में भी कहीं ना कहीं रिसर्च का पार्ट है, लेकिन हम बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि देखो सभी कॉलेज किए हुए राइट, और कॉलेज में हम बेसिकली पढ़ाई के साथ साथ हर वो काम करते हैं, ठीक है, कि मस्ती करना, पढ़ाई करना, ठीक है, जो भी है। लेकिन कॉलेज में बहुत सारे पेपर वन में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो मुझे नहीं लगता एमकॉम में कोई पढ़ाता होगा, है ना। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया नहीं पढ़ाया जाता, मैथ्स और डीआई वाला पार्ट जो भी, अब तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो क्वांट पे फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट कैसे आपने फोकस किया था, डीआई वाला पार्ट? सर, मैं उसके लिए टाइम देती थी रोज 1 आवर्स। पहले से ही जब मैं जून के लिए प्रिपेयर करी थी, जून 18 वाले एग्जाम के लिए, तो मैं डीआई रोज ही करती थी, डीआई और क्वांट। क्योंकि वो मेरा मुझे लगता था कि वो मेरा थोड़ा सा बैक का चीज है, जिसमें शायद मैं इतना स्पीड मेंटेन ना कर सकूं। तो मैं रोज ही, और फिर जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट था उसमें तो आते ही थे, डीआई आते थे, उसमें पैसेज आते थे, तो वो भी कंटिन्यू ही रहा मेरा उसके थ्रू, डीआई में उसके मैं थ्रू। भी मैं भी एग्जैक्टली बच्चों को बताता हूँ, मैं भी एग्जैक्टली अब फिर से मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी कॉमन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जैसे आप रेगुलर पेपर वन पेपर टू दोनों पढ़ो रेगुलर, ठीक है। एक दिन तो आप अपने लिए टाइम दो, बाकी जितने 6 दिन आपको बच रहा है 5 दिन पढ़ाई करो, और जो छठवां दिन है उसमें आप टेस्ट दे दो, बेसिकली आपने कितना पढ़ा है। अब सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होता है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो दीक्षा, चाहे आप हमसे पढ़ो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ो, जब तक सेल्फ असेसमेंट आपने नहीं किया है तब तक से कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि जब आपको यही पता नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया, आपने डायरेक्ट जाके यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ गए, तो आप वहां पे कहीं ना कहीं फेल करोगे ना भाई। तो मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जब पेपर वन पढ़ो ना, तो पेपर वन में आपको प्रॉपर ये 3 चीजें, जैसे एक पैसेज लगा लिया, एक डीआई के क्वेश्चन कर दिया, 5 क्वेश्चन वहां आ जाते हैं, और मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन रेगुलर करो। इससे क्या होता है कि आप एक हैबिट में बने रहते हो, ठीक है। एंड पेपर टू का जैसे है, तो पेपर टू में आपको क्या करना है कि रेगुलर कोई भी एक इजी यूनिट पकड़ लिया, इजी इन द सेंस वैसे तो कोई इजी नहीं होते हैं, है ना, लेकिन इजी इन द सेंस कि हमने थ्योरी पकड़ लिया, राइट, और उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट पकड़ लिया, तो दोनों की जो दिमाग की प्रोडक्टिविटी है हमारी, वो बैलेंस हो जाती है। तो यही हमने आपको भी बताया था, आपको अगर याद हो सर, तो। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ सर, टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है ना, वो इस चीज में बहुत हेल्प कर सकता है सबको, कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप वो चैप्टर टेस्ट लगाओ, तो उसमें सिर्फ आपके उसी यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ, तो वो भी बहुत हेल्प किया है। ऐसा नहीं आप पूरा कंप्लीट करो फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप चैप्टर हर एक यूनिट को कंप्लीट करके यूनिट वाइज टेस्ट भी उसमें देते हैं आप लोग ना सर, तो वो भी बहुत सही रहता है कि आप एक यूनिट कंप्लीट किए फिर टेस्ट लगाए, तो वो यूनिट क्लियर होती जाती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। तो सर ये भी दीक्षा, आपको आप ये बताइए कि जैसे हमने कई बार आपको कंटेंट भी दिया है ना, तो कंटेंट के पर्सपेक्टिव में हमारी कंटेंट, हमारी जो टेक्स्ट की कंटेंट थी वो कैसा था ओवरऑल? यस सर, बहुत अच्छा कंटेंट, मैं तो बोल ही रही हूँ, टेक्स्ट बुक से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई है एक्चुअली। मैं पहले से ही टेक्स्ट बुक के बारे में जानती थी, और मॉक टेस्ट मेरे पास लॉगिन ही रहता था। तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, पेपर वन के सारे पीवाई क्यूज, पेपर टू के पीवाई क्यूज, सब कुछ बहुत एक्यूरेट है, बहुत औसम है सर। और प्रॉपर एनालिसिस करके वो रिजल्ट भी देते हैं बेसिकली, रिजल्ट एनालिसिस जो था ना, वो बिल्कुल एग्जाम के रिजल्ट की जैसा ही है, और सेम वैसा प्रॉपर ही रैंक में बताता है कि देखो भाई दीक्षा, आपको ये इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर। और उसका जो रिजल्ट आया ना, वो सेम नेट के रिजल्ट जैसा ही आता था, तो वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप उसमें जो रिजल्ट ला रहे हो, वो वही आपका अचीवमेंट है, कि हाँ वही आपका रियल स्टेटस है। चलो बढ़िया है। तो आपने एक बहुत ही शानदार, आपका मैंने अभी पेपर में भी कटिंग आपकी आई हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख के ना, एक किसी भी, देखो हमारा क्या है ना कि यही मौका होता है ना, कोई भी टीचर का, हम तो दिन भर यार पढ़ाते हैं, कभी लैपटॉप के सामने पढ़ा लिया, कभी बोर्ड के सामने पढ़ा लिया, हमारा तो रेगुलर का यही है। लेकिन हम इसी दिन का वेट करते हैं, बेसिकली सीरियसली इसी दिन का वेट करते हैं कि कोई बच्चा हमारे से ये बोले कि सर ये देखिए कि हमने कर दिया, है ना। हमारा ये चीज था, मैंने तो बच्चों से ये बार बार बोला है कि तुम नहीं कर पाओगे, इरिटेट हम भी टीचर क्या होता है ना कि बोलते हैं सर ये बता दो, ये बता दो, हम ये बता के बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, अगर करना है तो मुझे गलत साबित कर दो एक बार। तो हमें कई बार अनइंटेंशनली, टेंशन नहीं होता है मेरा, मतलब किसी भी टीचर का इंटेंशन नहीं होता है कि तुम नहीं कर पाओगे, राइट। तो हम, जैसे एक तो मेरे स्टूडेंट है,
हमने बोला तुम नहीं कर पाओगे, ताकि मेरी बात कहीं ना कहीं उनको बुरी लगे और वो करके दिखाएं। एक दो बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने जानबूझ के बोला है आगे से, तो काफी बार मैंने ये भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक जो मूवमेंट होता है ना, तो ये आपके लिए ही मूवमेंट नहीं है। आप तो अभी आपकी करियर स्टार्ट हुई है, आप अभी जेआरएफ होल्डर हो ऑलरेडी, आपके कई सारे अभी अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके सामने। लेकिन हमारा क्या है कि हम इससे एकदम हमारा जो मन होता है ना बेसिकली वो सातवें आसमान पे होता है कि भाई हम अब देखो, हम भी एक इंसान ही है ना। यस सर। फैकल्टी का तो हमारा जो प्रोफेसर है, फैकल्टी का है, टीचर का है, लेकिन हम इंसान ही है। और इंसान वाले सारे हमारे अंदर भी फीलिंग्स वगैरह होते हैं कि हाँ भाई मेरा स्टूडेंट है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो ज्यादा अब समय नहीं लूंगा, लास्ट में एक दीक्षा आपसे सवाल यही रहेगा कि फाइनली बता दो आपकी जैसे टेक्स्ट बुक, ओवरऑल टेक्स्ट बुक, या मैंने या जिस तरीके से किसी ने आपको किस तरीके से हेल्प किया, आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपका ये पूरा जेआरएफ का जो जर्नी था वो कैसे सक्सेसफुल बनाया। सर मैं अपने इस पूरे जर्नी के लिए अपने मम्मी पापा को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सर आपको, क्योंकि यूट्यूब खोलते ही मुझे आपकी वीडियोस दिखे थे और आपकी वजह से ही कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ मैं कर लूँगी। क्योंकि सिलेबस देख के तो सर आई वाज लाइक कैसे होगा। और फिर मेरे कॉलेज को सर, आरएसपी कॉलेज, जिन्होंने इस जर्नी में स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया। और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म जिसका इतना अच्छा सारा कुछ, मॉक टेस्ट इतना अच्छा है, फिर वीडियोस इतने अच्छे हैं, टीचर्स फैकल्टी इतने अच्छे हैं, सर आप, प्रियंका मैम, सब लोग, तो मैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और आप लोग इतना डेडिकेशन से वीडियोस लेते हो ना सर, ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग मीन्स कि ऑनलाइन बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप लोग जानते हो पर्सनली। और इस तरीके से आप प्रिपेयर कराते हो। आपके मैराथन सर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सर आप लोग के। तो आप जो जो भी हमारे दिसंबर के एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहते हो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप डेडिकेशन के साथ करो, रेगुलर बेसिस पे करो। और कोई चीज़ आपके सामने आ रही है लाइक फेस्टिवल्स है या फिर कहीं आपको जाना है, तो आप उसको साइड करो, क्योंकि आप उसको बाद में भी कर सकते हो। बट आपके सामने जो है, आपको पहले वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। मेरे सामने जो भी था मैंने उसको फुल डेडिकेशन के साथ किया, चाहे मेरा एमकॉम का एग्जाम था, चाहे वो मेरा कुछ भी था, प्रोजेक्ट था, तो वही कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाता है, आपका डेडिकेशन और आपका रेगुलर बेसिस पे किसी चीज पर फोकस करना। एग्जैक्टली तो थैंक यू दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कीमती समय मैं बिलीव करता हूँ, और उसमें से आपने जो हमारे साथ मिल के जो अपनी बातें शेयर की, हम इससे विश्वास करते हैं कि हमारा जो भी हमारे बच्चे हैं जो भी दिसंबर के लिए या जून के लिए आप तैयारी करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी जो समझ में आई होगी कि हाँ भाई अब दीक्षा मैडम ने बोल दिया कि साइड में रखना है जो भी फेस्टिवल आ रहा है। देखो एक बात तो आपने सही बोला कि फेस्टिवल को साइड में करना पड़ेगा, पढ़ना है तो सेक्रीफाइस जरूरी है, राइट। तो ये हमें बच्चों को ऑलरेडी ये पता मैसेज लगना चाहिए कि हाँ दीक्षा मैडम ने ये किया है, हमें भी करना चाहिए बेसिकली। तो बहुत बहुत थैंक यू दीक्षा, हमारे साथ इतना अपना जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। हम आगे भी ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए मैं बोलना चाहूंगा। और मैं सभी जितने भी हमारे दिसंबर वाले एस्पिरेंट हैं उनको बताना चाहूंगा कि दीक्षा ने पहली बार, एक बार फिर से बता दूं कि पहली बार में ही दीक्षा ने शुरुआत में ही मुझसे बोला था कि सर मुझे दीक्षा का फोन आया, सर मुझे पहली बार में ही करना है, राइट, पहली बार नहीं करना है, अब जो होगा उसके बाद मैं नहीं पढ़ने वाली। तो ऐसा बेसिकली कहीं ना कहीं जुनून होना चाहिए। तो ये जुनून काफी कम लोगों में होता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी दीक्षा से सीखना चाहिए आप लोगों को। थैंक यू दीक्षा, वंस अगेन वेरी थैंक यू। और हम कनेक्ट होते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, और जो भी गाइडेंस है प्रॉपर वो हम आपको देते रहेंगे कि आपको Yes. दीक्षा वे में आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दीक्षा, थैंक यू सर।